नमस्कार सर। या यू कैन टॉक। यस। आप सभी को गुरु सहित आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा सहित सभी को प्रणाम करता हूँ। भगवान गणेश को प्रणाम करता हूँ। आइए इस हिंदी के 10वें और अंतिम सत्र में आज हम प्रवेश करें। आज के सत्र के लिए हमने जो विषय चुना वो जन्म समय में संशोधन। जन्म समय में संशोधन करने से पहले हमें जन्म समय का जो है ना सत्यापन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक जन्म समय का सत्यापन न हो तब तक उसका संशोधन का कोई आधार नहीं बनता। प्रश्न ये पैदा होता है कि जन्म समय क्या है, किस किस अवस्था को हम जन्म समय माने। बच्चा गर्भ से बाहर आया वो समय, बच्चे की अवलनाल कटी वो समय, बच्चे ने सांस लिया वो समय, या फिर बच्चे ने आवाज निकाली जिसे हम कहते हैं बच्चा रोया वो समय। इनमें से किस समय को हम निर्धारित करें कि या माने कि उस समय को सही माना जाए। मेरे गुरु तार्किक रूप से एक बात कहते हैं जिसे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। क्योंकि मृत्यु के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, वो है अंतिम श्वास। जीवन कब तक है? अंतिम श्वास तक है। जिस दिन अंतिम श्वास पूर्ण हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है, तो स्वाभाविक है उसका जो आरंभ है वो प्रथम श्वास से होना चाहिए। प्रथम श्वास जिंदगी की शुरुआत है और अंतिम श्वास जिंदगी का समापन है। तो मेरे गुरु के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि हम बाकी किसी उसमें न पड़े, सीधे सीधे शब्दों में आ जाएं तो प्रथम श्वास ही जीवन का शुरुआत है, जीवन का आरंभ है। अब जो प्रथम श्वास है उसका आकलन कैसे करें? अब जिस समय ये सब प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, जिस समय बच्चा मतलब जो है ना, यानी एक तरह से कहना चाहिए बच्चे का जन्म हो रहा होता है, उस समय कई सारी प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो कई बार समय का ध्यान रह जाता है, कई बार नहीं रह जाता है। किस समय वो मतलब बाहर हवा में आया, इस वातावरण में आया, किस समय उसने सांस ली, किस समय उसकी ओलनाल कटी, किस समय उसने जन्म लिया, तो उसमें कई बार 2-3 मिनट का 4 मिनट का अंतर हो सकता है। तो वो अंतर आपके कुंडली के बहुत सारे जगहों पर प्रभाव डालता है। जो प्रभाव डालता है उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जन्म समय के में थोड़ा सा अंतर होना। दूसरा कारण लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी जिस स्थान पर बच्चे का जन्म हुआ है उस स्थान का पूर्णतया निर्धारण होना। तीसरा, अगर हम इस दोनों के अलावा तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम जिस समय समय को हाँ, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के कारण भी उसका हो सकता है। तो मतलब इन आधारों पर मतलब जो है ना जन्म समय में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो हम अब जन्म समय में यदि अंतर हो सकता है तो अब हम उसका संशोधन कैसे करें? पहला प्रश्न ये पैदा होता है कि जन्म समय का संशोधन वास्तव में तो पहले होना चाहिए, क्योंकि जब जन्म समय का संशोधन हो जाए तब हम कुंडली पर आगे के मतलब जो है ना घटनाओं के बारे में विचार करें। लेकिन जब तक हम कुंडली की विवेचना करना नहीं जान पाएंगे तब तक हम उस अवस्था में नहीं आ पाएंगे कि हम जन्म समय का निर्धारण यानी संशोधन कर सकें। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि पहले हम जन्म कुंडली में घटनाओं को जानने, प्रेडिक्ट करने, घटनाओं का आकलन करने का विधा हमको आ जाना चाहिए। इसलिए हमें पहले घटनाओं का आकलन करने का अभ्यास आना चाहिए। अब हम जब घटनाओं का आकलन करें तो हम पहले से ये बात कहते रहे हैं कि एक ग्रह अथवा एक भाव किसी राशि में है, किसी नक्षत्र में है और किसी उपनक्षत्र में है। यदि किसी ऐसे ग्रह की जैसे केतु है, जैसे मंगल है, जैसे सूर्य है, जिनके जिनकी विंशोत्तरी दशा का समय कम है, यदि उनके नक्षत्र में उनकी दशा में अगर कोई नक्षत्र है उपनक्षत्र है, तो चूंकि
राशि का डिवीजन जो है वो नक्षत्र है, और नक्षत्र का डिवीजन उपनक्षत्र है। उपनक्षत्र का भी फर्दर डिवीजन है, उसके आगे उसका भी डिवीजन है। तो यदि हम अगर नक्षत्र और उपनक्षत्र से सब पर भी अगर जाएं, तो हमें बहुत समय कम मिलेगा। तो यदि 3 मिनट से, यानी एक सब लोड जो है अगर हम देखें, तो 3 मिनट से 9 मिनट के अंतर में एक सब लोड बदल जाता है। अगर सब लोड बदल जाता है, तो जो केपी के जानने वाले हैं वो ये बात जानते होंगे कि सब लोड जो है उस पर्टिकुलर भाव के लिए उसका भाग्य निर्धारण करता है। ऐसे ही वो विद्वान जो वैदिक ज्योतिष जानते हैं, वैदिक ज्योतिष में भी क्या कहना चाहिए, राशि और नक्षत्र के अलावा भी वो फिर आगे डिवीजन करते हैं उसकी, उनके जो सब डिविजन्स करते हैं वो अपने आप में एक तरह से उपनक्षत्र की ओर बढ़ते हैं, अथवा उपनक्षत्र की भी फर्दर डिवीजन करते हैं। तो मैं समझता हूँ, मतलब जो है ना, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब हम किसी भाव को, मतलब जब हमें भाव का जब डिवीजन करते हैं, तो हम नक्षत्र तक जाते हैं, तो यदि समय में अंतर है, तो उस स्थिति में उसके उपनक्षत्रों में भी अंतर की संभावना है। वो अंतर लगन के उपनक्षत्र में भी हो सकता है, दूसरे भाव के में भी हो सकता है, अथवा क्या किसी भी भाव के। तिवारी जी, तिवारी जी जी, सर। जी सर। तो क्या आप D60 के बारे में बात कर रहे हैं क्या? वैदिक में नहीं सर, D60? आपको वहां तक ले जा रहा हूं मैं। ओके। नहीं, वही बात कर रहे हैं ना, उसमें फर्क होता है वैदिक में भी। हाँ, मेरा वैदिक का कहने का आशय था कि वैदिक में हम भाव, मतलब एक डिविजनल भाव, डिविजनल राशि और चार्ट्स। नक्षत्र देखते हैं, लेकिन नक्षत्र की भी फर्दर सब डिविजन है ना जी। हाँ, डिविजनल चार्ट्स बता रहे हैं। हाँ, अष्ट अष्ट चक्रा, नव चक्रा, मतलब जो है ना, ये सब डिवीजन है। तो ये सब अगर नव चक्र देखे तो सर वो 9 डिवीजन है ना सर। वही मैं कह रहा हूँ, जी जी डिविजनल जी। चार्ट्स के बारे में बात कर रहे जी हैं। जी जी जी। ओके। मेरे कहने का आशय यह है कि मतलब आपको अल्टीमेटली घूम करके भाव के उपनक्षत्र तक आना है। माध्यम चाहे वैदिक है चाहे केपी। आपको मेरी बात यहाँ पर अब मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी उस तरह या से। क्लियर है सर। ठीक है ओके। ना सर। ओके तो सर। चूंकि हमें उपनक्षत्र क्यों चाहिए, क्योंकि किसी भी भाव का निर्धारण, यानी किसी भी भाव का अच्छा और बुरा होना, या उसमें कमजोर होना या समर्थवान होना, ये उसके उपनक्षत्र पर आधारित है। क्योंकि जो भाव है वो किसी राशि में है, किसी नक्षत्र में है, किसी उपनक्षत्र में है। यदि भाव का स्वामी और उपनक्षत्र, यानी आरंभ और अंत दोनों ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में उस भाव का मतलब जो है ना बेहतर होना स्वाभाविक है कि वो डाउट में है, संदेह में है। तो इसलिए हमें सब लोड जो है ना चाहिए। अब हमें सब लोड चाहिए, तो सब लोड जो है ना वो 3 मिनट से 9 मिनट के अंतर में, मतलब जो है ना सब लोड बदल जाते हैं पूरे 12 के 12 भावों में। ये वो इस बात पर निर्भर करता है कि किस भाव की किस ग्रह की दशा है। उदाहरण के तौर पर केतु है, मार्स है, सन है, इनका विंशोत्तरी पीरियड जो समय है वो कम है, तो उनका जो समय है वो मतलब जो है ना 3 से 4 मिनट में सब लोड बदल जाएगा। जुपिटर है, राहु है, शनि है, तो इनका 9 मिनट में सब लोड बदल जाएगा। तो ऐसी अवस्था में हम उसके भाग्य का निर्धारण जब पढ़ें, तो हम उसे ठीक पढ़ सकें, तो उसके लिए हमें उस सब लोड का सही होना अनिवार्य है। और वो सब लोड तभी संभव है जब उसका बर्थ टाइम सही है। इसलिए हमें बर्थ टाइम के सही होने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं आपको बर्थ टाइम का सही होना क्यों आवश्यक है, और बर्थ टाइम किस तरह से। अब चूंकि बर्थ टाइम का सही होने के बाद ही उनके सब लोड जो है ना सही होंगे, तो हम प्रत्येक भाव का जो आकलन करेंगे, उसकी जो स्ट्रेंथ हम मालूम करेंगे, वो हमको ठीक से मालूम होगी, तो हम उसे बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। इसके लिए हमें बर्थ यानी जन्म समय के सत्यापन, और सत्यापन में होने के बाद यदि कुछ गड़बड़ है, तो फिर हमें उसका संशोधन करना चाहिए। अब संशोधन करने के अपने अपने लोगों ने अपने अपने तरीके रखे हैं। मैं किसी भी तरीके पर मतलब कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, कोई बात ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन मेरे गुरुदेव का ये कहना है कि यदि रूलिंग प्लैनेट्स के बेस पर हम ज्यादातर प्रैक्टिस में है कि हम रूलिंग प्लैनेट्स के बेस पर जो जन्म समय है उसका निर्धारण करते हैं, या उसमें भी विशेष रूप से जन्म समय में लगन का निर्धारण करते हैं। लेकिन जब हम लगन का निर्धारण करने के लिए जब हम रूलिंग प्लैनेट्स का निर्धारण करते हैं, तो अगर सपोज वो कल पंडित जी के पास गया था, आज वो आदित्य जी के पास गया है,
और कल वो मेरे पास आता है, तो 3 अलग अलग दिनों में उस आदमी ने 3 आदमियों को चार्ट दिखाया, तो चूंकि तीनों आदमियों ने चार्ट पहली बार देखा है, तो स्वाभाविक है कि भी तीनों आदमी रूलिंग प्लैनेट्स का उपयोग करेंगे। और यदि तीनों आदमी रूलिंग प्लैनेट्स का उपयोग करेंगे तो लगन के जो रूलर्स है उसका निर्धारण तीनों का अलग अलग होगा। पहले दिन राहु हो सकता है, राहु के नक्षत्र में है, जुपिटर के उपनक्षत्र में है, और शनि के सब में है। लेकिन कल जब आज आदित्य जी के पास आया तो हो सकता है उस दिन जो है ना वो राहु के नक्षत्र में ना होकर जुपिटर के नक्षत्र में है, और जुपिटर के ही सब में है। तो चूंकि जुपिटर और वो अच्छा, अब उसमें एक और परिस्थिति आती है कि जब दिए गए जन्म समय के आधार पर यदि वहां पर राहु, जुपिटर और शनि अगर तीनों मौजूद है मान लिया रूलिंग प्लैनेट में, तो हम उसे सही मान लें। दूसरी बात, दूसरा एक प्रश्न पैदा होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए शनि नहीं है, राहु है, जुपिटर है, लेकिन लगन जो है ना राहु, जुपिटर और सैटर्न में है, तो सैटर्न का क्या करें? दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हो सकता है कि आपके रूलिंग प्लैनेट्स उस समय सीधे उसमें लगन में सीधे रूलर के हैसियत से न काम कर रहे हों, लेकिन वो इनडायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। सपोज जुपिटर है और सैटर्न, राहु और जुपिटर है, और सैटर्न जुपिटर के साइन में सैटर्न बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली सैटर्न भी उसका मतलब जो है ना सर एक कहना चाहिए प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट है। दूसरी बात, मून की दृष्टि शनि पर है तो भी वो रूलिंग प्लैनेट है। तो कहने का मतलब हम वो सीधे रूलर हों, रूलिंग प्लैनेट सीधे ही रूलर हों, ये सदा आवश्यक नहीं है। हमें उनका संबंध, उनके नक्षत्र, उन सब चीजों का आकलन करने के बाद ही हम ये निर्धारण कर सकते हैं कि मतलब जो है किस किस मतलब जो लगन है उसका स्वामी कौन है, उसका नक्षत्र कौन है, उसका उपनक्षत्र कौन है, और उसका सब लॉर्ड कौन है। क्या बात यही समाप्त हो जाएगी? नहीं, केवल लगन को निर्धारित कर देने भर से पूरे 12 भाव का निर्धारण नहीं होता। आप देखिए, अगर मान लीजिए मतलब जो है ना अगर लगन का जो नक्षत्र है वो छोटे समय का है, लेकिन जो तीसरा भाव है या पांचवा भाव है उसका जो नक्षत्र है वो जो है ना बड़े समय का नक्षत्र है, तो ऐसी अवस्था में तीसरे भाव का बदलेगा नहीं, पहले भाव का बदल जाएगा। इसी तरह से मान लिया तो पांचवें भाव का है तो सातवें भाव का, आठवें भाव का बदल जाएगा, लेकिन लगन नहीं बदलेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, यानी मेरे गुरु का जो कहना है वो केवल रूलिंग प्लैनेट के आधार पर केवल लगन का फिक्सेशन कर देना ही अपने आप में पूर्ण नहीं है किसी भी जन्म समय के संशोधन के लिए। मैं समझता हूं मेरी ये बात आपको इस दोनों उदाहरण से समझ में आई होगी। तो फिर अब हमको करना क्या चाहिए अगर ये दोनों चीजें हमें सहयोग नहीं कर रही? यहां मुझे एक बात और आपको जरूर कहना है। एक बात तय है कि रूलिंग प्लैनेट अपना काम करते हैं। रूलिंग प्लैनेट दो जगह काम करेंगे। रूलिंग प्लैनेट जो जातक आपके पास आया उसके लिए भी काम करेंगे, लेकिन रूलिंग प्लैनेट आपके लिए भी तो काम करेंगे। जो आदमी चार्ट देख रहा है रूलिंग प्लैनेट तो उसके लिए भी काम करेंगे। अगर जातक के रूलिंग प्लैनेट जातक को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तब भी उसमें अंतर के होने की संभावना है। सपोज मेरे गुरुदेव कहते हैं कि यदि मेरा अनफेवरेबल प्लैनेट आप उसका की प्लैनेट है, तो नेचुरली मेरे और उसके संबंध में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मेरा जो की प्लैनेट है वो अनफेवरेबल है, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी बात दिमाग में रखना अनिवार्य है कि केवल और केवल रूलिंग प्लैनेट के भरोसे पर हम जन्म समय संशोधन नहीं कर सकते। तो फिर अब हमको क्या चाहिए? तो हमको चाहिए उसके जीवन के, पिछले जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण घटना चक्र जिससे हम उस भाव के उप नक्षत्र की जांच कर सके। कई बार आप कह सकते हैं ये बात, मान लीजिए मतलब कोई 21 साल का 22 साल का बालक आपके पास आता है, वो कहता है साहब मेरा जॉब कब लगेगा? तो उससे भाई शादी हो गई कि तो शादी तो हुई नहीं साहब। अच्छा कभी बीमार हुआ कि मैं बीमार भी नहीं हुआ साहब। अच्छा कभी फॉरेन ट्रेवल किया साहब? अभी तो फॉरेन ट्रेवल भी नहीं किया है साहब।
तो फिर पास्ट घटना, ऐसी क्या पास्ट घटना हो सकती है कि जिसके कारण हम उसके मतलब जो है ना इवेंट्स को वेरीफाई करें या उसके जन्म समय को वेरीफाई करें। दो बातें मुझे यहाँ पर कहनी होगी। क्योंकि वो 21 साल का युवा है, और 21 साल का युवा किसी न किसी फील्ड में मतलब जो है ना एक अपनी एजुकेशन लेकर आया है, तो वो दशा, वो भुक्ति जो है ना उसको सपोर्ट करेगी जो एजुकेशन वो लेकर आया है। आप जानते हैं, ग्रह का कारकत्व, भाव कारकत्व मिलकर के उसे उसकी एजुकेशन को देगा। दूसरी बात, जब आपके वो जॉब के लिए आया है तो उसने ओब्वियसली अपनी जो शिक्षा है उसको पूर्ण कर लिया, चाहे वो किसी भी लेवल पर पूर्ण किया होगा। तो वो शिक्षा का जो स्तर है वो उसके चौथे और नौवे भाव का सत्यापन करेगा। तो हमारे पास ये घटना मिल गई। दूसरी बात, उसके किसी भी मतलब जो है ना मामले में मतलब हम देख सकते हैं उसका स्वास्थ्य ठीक है। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है 21 वर्ष तक की आयु तक, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 21 वर्ष की आयु में कम से कम दो ग्रहों की दशा अवश्य रही होगी। और जब उन दो ग्रहों की दशा रही होगी तो स्वाभाविक रूप से वे छठे भाव से संबंधित नहीं होंगे। लगन भले ही छठे भाव से संबंधित हो, लेकिन वो छठा भाव उससे वो दोनों दशाएं स्वतंत्र होंगी। चूंकि वे दोनों स्वतंत्र हैं, इसलिए उसे उस 21 वर्ष तक की अवस्था के लिए किसी रोग ने पीड़ित नहीं किया, उसे कोई हेल्थ की समस्या नहीं हुई। तो इस तरह से हमारे पास छठे भाव की वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो मेरे कहने का आशय मतलब जो है ना, हम ये कहकर नहीं नकार सकते हैं कि हमारे पास इवेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई इवेंट्स नहीं है। सपोज एक आदमी 34 साल की एज के पास आपके पास आता है, साहब मेरी शादी नहीं हुई। शादी होना जहां एक घटना है, वहां शादी न होना भी तो एक घटना है। अगर हम उसकी शादी नहीं हुई और वो 21 वर्ष से और मतलब जो है 34 वर्ष तक की जो यात्रा उसने की है, जिन दशा भुक्ति अंतरा में उसने यात्रा की है, जो उसकी डेस्टिनी है उसके हिसाब से अगर हम उसे चेक करें, अगर वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि उसकी शादी नहीं हो सकती है 21 से 34 वर्ष के लिए, तो भी वो घटना तो उस घटना जन्म समय को निर्धारण करती है ना। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें केवल लगन का ही निर्धारण करना अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि हमें अन्य भावों के उपनक्षत्रों का वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य है। इस तरह से जब हम 6-7 भावों को, अब आप सातवें भाव का निर्धारण करेंगे तो छठा भाव उसके साथ शामिल हो जाएगा। जब आप सातवें भाव का निर्धारण करेंगे तो उसके साथ पांचवा भाव भी शामिल होगा। जब आप सातवें भाव का निर्धारण करेंगे तो दूसरा और 11वां भाव भी उसके साथ शामिल होगा। इनके साथ साथ जब सातवां भाव शामिल होगा तो छठा भाव भी शामिल होगा। जब छठा भाव शामिल होगा तो आठवां भाव भी शामिल होगा। सातवां भाव अगर शामिल है, पांचवा भाव शामिल है, तो चौथा भाव भी शामिल होगा। फिर हमारा ईपीएस का नियम लागू होता है। तो आप ये बात समझ सकते हैं, जब हमारा ईपीएस का नियम लागू होता है कि पहले हम लगन के अनफेवरेबल भाव को अगर देखें तो 8 और 12 से लगन फ्री है कि नहीं, ये सातवां भाव 8 और 12 से फ्री है कि नहीं। यदि वो 8-12 से फ्री है तो उसकी शादी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कहने का मेरा मतलब है कि हमारे पास जन्म समय के संशोधन के लिए न होते हुए भी कई घटनाएं हैं जिससे हम उस जन्म समय के संशोधन को सत्यापन कर सकते हैं, जन्म समय का संशोधन कर सकते हैं। मैं समझता हूं थ्योरी के रूप में आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जन्म समय कौन सा माना जाए। मेरे गुरु के आधार पर जन्म समय, फर्स्ट बर्थ इज द लाइफ, लास्ट बर्थ इज द डेथ। यानी पहली श्वास जीवन आरंभ है और अंतिम श्वास अंतिम है, यही बर्थ का समय है। दूसरी बात, हमें बर्थ समय का सत्यापन क्यों करना चाहिए? चूंकि हम उसके जीवन के घटना चक्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यदि अगर बर्थ समय अगर यानी जन्म समय अगर सही नहीं है, तो उसके जो भाव हैं उनके भावों का जो भाग्य है, जो उनका अथॉरिटी है, जो उनका निर्धारण है, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। इसलिए बर्थ समय का सही होना अनिवार्य है। और जब वो दोनों सही हैं, उस स्थिति के बाद फिर हमें अपने नियमानुसार प्रत्येक घटना का आकलन करना चाहिए।
और जिसे हम बीटीआर कहते हैं। जब हमको प्रत्येक घटना का आकलन करना आ जाता है तो उन घटनाओं के आधार पर वापस जाना ही बीटीआर है। यही जन्म समय संशोधन है। इसीलिए हमें जन्म समय संशोधन कहना चाहिए अप्लाई पहले करना होता है, परंतु हम इसे सीख बाद में पाते हैं। हम पहले सिरे पर जन्म समय संशोधन नहीं सीख सकते, क्योंकि हमें किसी भी घटना के आकलन के नियम नहीं मालूम। जब हमें किसी घटना के आकलन के नियम मालूम हो जाते हैं, तब हम उस घटना के माध्यम से वापस जाकर के हम उसके जन्म समय का जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने में सक्षम हूं। यदि किसी को कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया है। और यही मेथड जो है, all the methods which you have declared, this is the true method to get the proper and accurate time for all bhava grah karaka and the bhava karaka. जी सर। जी सर। संक्षेप में मैं आपने बहुत अच्छी तरह से पता कि इसकी जरूरत क्या है, कहाँ कब और कैसे कर सकते हैं, इसमें काफी अच्छा आपने संक्षेप में बताया। मैं अनुग्रहित हूं आपके इस सहयोग के लिए। आइए मैं अब आपको एक चार्ट की ओर लिए चलता हूं। आप एक फीमेल का एक चार्ट आप देख रहे होंगे। मैं 1 मिनट आपको पहले पूरा आपको ये दिखाई। ये वृषभ लगन की कुंडली है। ये उन्होंने हमें अपने जन्म समय के लिए जो पर्टिकुलर दिए थे वो शादी की तारीख थी। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, विवाह की घटना के आधार पर हम इस दिए हुए समय की जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन, सत्यापन मुझे कहना चाहिए, हम इसे कर सकते हैं, हम करेंगे। अब जो दिया हुआ समय है वो 19 फरवरी 1987 को 1 बजे दोपहर के सैलम की जो है ना ये महिला है। चूंकि लगना जो है ना, लगन जो है वो अ, वृषभ लगन है, तो लगन पहले और छठे भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में है। आप देखिए महिला है, महिला पहले और छठे भाव का स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठी है, तो छठे भाव को 8वां भाव सपोर्ट कर रहा है, पहली बात। और ये 8वें भाव में बृहस्पति यानी गुरु के साइन में बैठी हुई है, सेगिटेरियस राशि में बैठी हुई है। और वो गुरु 8वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है, तो 8वें भाव की वृद्धि कर रहा है। 10वें भाव में बैठना अच्छा नहीं है। उसके बावजूद बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो उसकी क्षमता भी अधिक है। तीसरी बात, जुपिटर जो है वो राहु से जो है ना कनेक्टेड है, यानी राहु से युति कर रहा है। राहु मतलब जो है ना शादी के लिए अगर हम देखें तो थोड़ा सा ठीक नहीं समझते हैं। बहरहाल राहु जो है ना एक तरह से कहिए पीड़ित कर रहा है जुपिटर को। और ये राहु जुपिटर को ही नहीं, शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष युति है। वीनस यानी शुक्र और राहु दोनों गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो इस तरह से अप्रत्यक्ष संबंध उनका बन जाता है। तो आप देखें, अगर मैं इसे सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो दूसरी बात, इस वीनस को और दूसरा कोई सपोर्ट नहीं है। जुपिटर का सपोर्ट है और राहु का सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट है मून का। मून जो है तीसरे भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में बैठा है,
शुक्र की राशि में है। ये मून जो है ना, चूंकि तीसरे भाव का स्वामी होकर पांचवें में बैठा है तो अनुकूल है, ये इसकी अक्षमता में, इसकी अनफेवरेबल अक्षमता में थोड़ी कमी करता है। लेकिन अगर हम इसे वीनस को अगर इस तरह से देखें तो वीनस चूंकि छठे भाव का पहले और छठे भाव का स्वामी होकर आठवें में बैठा है और दसवें से कनेक्टेड है, तो ऐसी अवस्था में क्या हम ये ना कहेंगे लेडी जो है वो अपने आप में शादी के प्रति उत्सुक नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन लेडी की शादी हुई है, ये श्योर है। आइए आगे बढ़े। सातवां भाव देखिए। सातवां भाव स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि में है, जिसका स्वामी मंगल सातवें भाव का और 12वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में बैठा है, लेकिन स्वयं की राशि में बैठा है, इसलिए 12वें भाव के लिए सक्षम है। इस मंगल को इस मंगल को चंद्रमा देख रहा है। चंद्रमा अनुकूल ग्रह है। अगर हम देखें सातवें भाव का स्वामी और 11वें में बैठा हुआ है, तो 7 और 11 अच्छा भाव है, और चूंकि स्वयं की राशि में है तो वो सक्षम है। केवल 12वां भाव अकेला अपने आप में उतना प्रतिकूल नहीं है। चंद्रमा तीसरे और 5वें भाव का स्वामी होकर के वो मंगल को देख रहा है, तो उसकी अनुकूल अक्षमता में वो उसकी वृद्धि कर रहा है। तीसरे शनि, जैसे पांच चंद्रमा खाली तीसरे भाव का है ना? तीसरे भाव का और स्वामी होकर 5वें में बैठा है ना सर। अच्छा, एस्पेक्ट, ओके, दृष्टि दृष्टि की वजह से। यस सर, दृष्टि दृष्टि सर, एस्पेक्ट, ठीक। ठीक है ना सर। तो मून भी मतलब चंद्रमा जो है वो मंगल की अनुकूल क्षमता में वृद्धि कर रहा है। दूसरे शनि अ, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो ये शनि 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में बैठा है। तो चूंकि 9वां और 7वां भाव अनुकूल है, 10वां भाव अकेला होने के नाते मतलब जो है ना उसमें वो 9 और 7 और 9 की क्षमता अधिक है, तो ये भी मार्स को सपोर्ट कर रहा है। तो ये ऐसी अवस्था में यानी जो भाव स्वामी है मंगल, वो अनुकूलता की ओर है, फेवरेबल स्थिति में है, हम ऐसा इसे लेकर के चल सकते हैं। अब हम इसकी डेस्टिनी देखें इस दिए हुए समय के लिए, तो सूर्य जो है इसका उपनक्षत्र है। सूर्य देखें तो ये फ्री प्लैनेट है, मतलब सूर्य के नक्षत्र में कोई भी ग्रह यात्रा नहीं कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य स्वयं सक्षम है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य जो है ना किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इन एज ए रूलर, यानी सूर्य किसी के उपनक्षत्र में भी नहीं है और सूर्य किसी का सबसब लॉर्ड भी नहीं है। तो इसलिए सूर्य जो है वो केवल दो चौथे भाव का स्वामी होकर के और 9वें भाव में बैठा है, जिसका स्वामी यानी शनि की राशि में, और शनि 7वें भाव में बैठा हुआ है 9वें भाव का स्वामी होकर के। इस तरह से सूर्य को जो है ना 7वें और 9वें भाव का बल मिलता है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य चूंकि फ्री प्लैनेट है तो 7वें भाव की क्षमता उसकी बढ़ जाती है शनि के कारण और 9वें भाव में बैठने के कारण। तो उसके अलावा मरकरी उसके साथ युति करता है। मरकरी दूसरे और 5वें भाव का स्वामी होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ है। चूंकि दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है तो ऐसी अवस्था में 10वां भाव अकेला पड़ जाता है, तो दूसरे 5वां भाव भी अनुकूल जो है ना अक्षमता को बढ़ाता है। मरकरी का रिप्रेजेंटेटिव केतु है जो 5वें भाव में बैठा है, तो चूंकि मरकरी की सपोर्ट है तो स्वाभाविक है केतु की भी सपोर्ट उसे उपलब्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वैदिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखें तो उस स्थिति में भावों के हिसाब से मंगल भी सही बैठा हुआ है और सूर्य भी सही बैठा हुआ है, अनुकूल अवस्था में है। अब हम इसकी डेस्टिनी को मतलब जो है ना अपनी इससे पहले हम प्रत्येक ग्रह की जो उसकी स्वयं की क्षमता है उसका आकलन करें, जैसे हम एज यूजुअल करते हुए आए हैं। आइए चलें। 7वां भाव हमारा चूंकि प्राइम हाउस है, तो मंगल 7वें और 12वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है। तो मंगल जो है ना थोड़ी सी वीकनेस लिए हुए है, लेकिन एक अनुकूल ग्रह है चूंकि 7वें भाव को 11वां भाव सपोर्ट कर रहा है। 7वें भाव के बाद अगर हम चले तो लगन की तरफ चलें, तो लगन चूंकि शुक्र पहले भाव का और छठे भाव का स्वामी होकर 8वें में बैठा है, तो छठे भाव की क्षमता को बढ़ा रहा है। छठा भाव
आगे जो है ना 4 8 12 का नक्षत्र है, तो 8वें भाव को 4 8 12 सपोर्ट कर रहा है, 1 और 4 भाव का उपनक्षत्र है। तो वीनस जो है ना, शुक्र जो है वो प्रतिकूल ग्रह है। लगन का स्वामी होने के नाते, उसमें लगन का उपनक्षत्र होने के नाते इस ये जो है ना किसी भी ग्रह की मतलब सपोर्ट लेने के लिए सक्षम है, लेकिन स्वयं में छठा, 8वां, 4 8 12 और चौथा भाव उसका उपनक्षत्र है। तो आप देख सकते हैं ये प्रतिकूल ग्रह है। आइए, उसके बाद हम चले दूसरा भाव। दूसरा भाव मरकरी का है, दूसरा और 5वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है। 7वें और 11वें भाव का नक्षत्र है, 10वें और 11वें भाव का उपनक्षत्र है। तो ऐसी अवस्था में केवल 10वां भाव है, कोई छठा, 8वां या 12वां भाव नहीं है। तो हम मरकरी को भी अनुकूल ग्रह की श्रेणी में हम ले सकते हैं। इसके बाद हम चलें 11वां भाव। 11वां भाव जुपिटर 8वें और 11वें भाव का स्वामी होकर 10वें में बैठा है। आप देखिए 11वें से 12वें भाव में बैठा है, 8वें को सपोर्ट कर रहा है। 10वां भाव छठे भाव की ओर बढ़ रहा है, और छठा भाव 6 और 12 का उपनक्षत्र लिए हुए है। यद्यपि 9वें भाव का उपनक्षत्र भी है, लेकिन अगर कुल देखें तो 11वें भाव का और 9वें भाव का संबंध होने के नाते इसकी अनफेवरेबल जो प्रतिकूल क्षमता है उसमें कमी तो जरूर आती है, लेकिन छठे और 12वें का स्वामी होने के उपनक्षत्र होने के नाते ये प्रतिकूल ग्रह है। हम इसे पूर्णतया जो है ना यानी मिक्स ग्रह है, लेकिन प्रतिकूल क्षमता इसकी ज्यादा है। ये दूसरे लेवल पर यानी दूसरे स्तर पर इसे यात्रा नहीं करनी चाहिए। यानी जो भी प्लेनेट इसके नक्षत्र में यात्रा करेगा वो 6 और 12 को मतलब जो है एक्सपीरियंस करेगा। ये बात हमको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अब 11 भी हमारा हो गया। अब हम एक तरफ से चले, केतु 5वें भाव का ओकुपेंट है। इस कोई भी अनफेवरेबल प्लैनेट इस अनफेवरेबल भाव नहीं है, तो केतु को हम फेवरेबल ले सकते हैं। मरकरी चूंकि मतलब फेवरेबल कैपेसिटी में है, तो केतु को भी हम Good. फेवरेबल ले सकते हैं। जी सर। తీసుకున్నా అనమాట हेलो, आप मुझसे कह रहे हैं सर? नहीं सर सर तिवारी जी मेरे को पूछना है ये क्या फेवरेबल है जुपिटर? जुपिटर नहीं सर, जुपिटर अनफेवरेबल है सर, प्लस। अनफेवरेबल है ना आप? हाँ, नहीं नहीं हाँ सर, हाँ एक मिनट पहले बात समझ लीजिए। 11वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव का उपनक्षत्र है, तो ऐसी अवस्था में ये कंप्लीटली यानी डिट्रीमेंटल नहीं है। नहीं, मोर टुवर्ड्स नेगेटिव है ना? हाँ, लेकिन इसकी अनफेवरेबल क्षमता ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक है सर, जी ठीक है सर, जी। ठीक है। लेकिन हम इसे डिट्रीमेंटल नहीं कह सकते, नहीं नहीं, मेरा ठीक है सर, मतलब, ठीक है, ठीक है। क्योंकि लोग शब्दों का प्रभाव अपने अपने तरीके से लेते हैं, इसलिए मुझे स्पष्ट इसलिए कहना कि मिक्स कहने के बाद भी इसकी अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल क्षमता ज्यादा है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन चूंकि 11वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव का उपनक्षत्र है, इसे अगर फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी तो इसकी 11वें और 9वें भाव की क्षमता में बढ़ जाएगी। वृद्धि होगी, ठीक है सर, ठीक है सर, और अनफेवरेबल में न्यूनता आएगी। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ना सर? जी सर। आइए, इसके बाद चले राहु। राहु 11वें भाव में बैठा है, दूसरे और 10वें भाव का नक्षत्र है, तीसरे और 8वें भाव का उपनक्षत्र है। राहु मिला जुला ग्रह है, लेकिन जुपिटर यानी गुरु जो है ना उसकी अक्षमता में न्यूनता लेकर आ रहा है। दूसरा 10वां भाव हम ये कह सकते हैं ये एक तरह से उसके जो व्यावसायिक भावों से संबंध रखता है। 11वां, दूसरा, 10वां, तीसरा भाव। लेकिन दूसरा 10वां भाव इसमें कोई संदेह नहीं कि ये विवाह की घटना को सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसी अवस्था में जुपिटर की जो अनफेवरेबल स्ट्रेंथ है वो उसकी फेवरेबल स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगी। तो राहु को हम प्लस माइनस की स्थिति में रख सकते हैं, मिक्स की अवस्था में रख सकते हैं। उसके बाद जुपिटर हमारा हो गया। उसके बाद सैटर्न, शनि। शनि जो है 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा है, तीसरे भाव का नक्षत्र है और 5वें भाव का उपनक्षत्र है। तो शनि अनुकूल ग्रह है हम कह सकते हैं। इसी तरह से मरकरी भी सर अनुकूल ग्रह है। तो हम देख सकते हैं इसमें वीनस और गुरु यानी शुक्र और गुरु दोनों मतलब जो है ना अनफेवरेबल प्लैनेट है, यानी उनकी जो प्रतिकूल क्षमता है वो अधिक है। तो इन दोनों का सपोर्ट जिसको भी मिलेगा वो उसकी अनुकूल अक्षमता में कमी पैदा करेगा, और यदि प्रतिकूल है तो उसकी प्रतिकूलता को बढ़ा देगा। आइए, अब हम उसकी दशाओं का आकलन करें तो नहीं, पहले हम उसकी डेस्टिनी का आकलन करें
डेस्टिनी जो है ना, सूर्य, सूर्य अपने आप में फेवरेबल है। मंगल, मंगल फेवरेबल है। मंगल का नक्षत्र केतु है, केतु फेवरेबल है। मून फेवरेबल है। सर वैसे सन को क्यों पकड़े अभी पहले? सर सन सेवंथ को आसपास सब लोड है, ओके, प्राइमरी केपी तो है सर। या देखे नहीं सर। ओके Shivaji, दैट सर। इज why डेस्टिनी can't प्लैनेट। Shivaji, why don't you change the event to marriage, no? ओह सॉरी सर, सॉरी सर। Yeah. भाई आई Change फॉरगॉट। event to marriage, and I think you are trying to, verify the marriage date, correct, sir? यस सर, यस सर, यस सर, यस। When my small request, when you are trying to match that event, so if the birth time is not accurate, then what you are studying the self signification that may change, correct, sir? सर Sir, what Tiwari ji has told ki he has the date of marriage and he is coming out with the date of birth, correct date of birth. No, no, correct. That's Right, what I'm Tiwari ji? saying. सर 1 minute सर। सर व्हाट आई एम Wait, ट्राइंग टू wait, सर wait. डू Yeah. हियर। No, no, सर plus, no, no, click yes, sir. Why? Okay. Yeah, tell me, sir. actually based on the given time I am trying to say what according to this time which time will give the marriage sir। Mm-hmm. Okay, then okay. मतलब जो है ना, but marriage has been happened in other times sir, so that is why it means मतलब जो है ना, जो the given time है, this does not satisfy to the Hmm. sir event I am supposed to Okay. say in this manner। Okay. Yeah, otherwise, in reverse, what you can do, what time they have given for the marriage, right? जी That marriage period we can find and we can verify whether that Dasa Buddhi Antra in which period for the given time they got married, whether they are strongly favoring for the marriage. Otherwise, we have to adjust accordingly. All are the same only, correct, sir? correct sir। Because when the time changes, the cuspal sublots, whatever you have explained for all the planets, so that may change. Correct, sir? I Correct, do sir. agree You sir। please carry on, sir. Carry on, sir, please. That सर is with other the way. given time sir, नहीं That sir, is with other way the round. sir given events I should sir further try or I should continue sir। No, you continue, sir. This is You other please way continue, round. sir. राइट सर। तिवारी जी, इसमें आपका प्रोसेस एकदम सही है। आप सही बता रहे हैं, केवल अब जो दिया हुआ तारीख है शादी का, जिस समय शादी हुई है, बस सीधे वहीं पर ले जाना है, बातें बन जाएगी। हाँ एक्चुअल में सारा पंडित फेवरेबल जी है, सन मेरे भी मन में क्या फेवरेबल, सोच है मार्स कि भी फेवरेबल, मरकरी भी फेवरेबल, मून भी फेवरेबल, सारे फेवरेबल है। हाँ बस तो एक इसका ही बार मतलब जो है ना डेट में ये हमें टैली कर जाएगा। जो सूर्य जो डेस्टिनी प्लैनेट है वो जी हमें सपोर्ट करता है शादी के लिए। जी। तो इसमें प्राइमरी केपी सूर्य, चूंकि सूर्य फ्री प्लैनेट है और वो किसी भी प्लैनेट के रूलर्स में नहीं है, तो उसकी सपोर्ट अनिवार्य है। तो वो किस किस प्लैनेट को सपोर्ट कर रहा है, देव और वो फेवरेबल अगर हैं तो उनका लेवल पर यात्रा करना जरूरी है। ये मैं यहाँ से ये बात कहना चाहता था असल में। जैसे बहुत अच्छा, सूर्य, बहुत बोलिए। बहुत अच्छा। जी, एकदम सही, एकदम सही चाह रहे हैं। सूर्य शनि की राशि में है तो शनि को सपोर्ट करता है। दूसरे सूर्य के साथ मरकरी बैठा हुआ है तो मरकरी को सपोर्ट करता है। और मरकरी को रिप्रेजेंट करता है केतु, केतु को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से सूर्य केवल मरकरी, शनि और केतु को सपोर्ट करता है। तो इनका रोल अगर उसमें एज ए रूलर है तो उसकी सपोर्ट मतलब जो है ना सबसे ज्यादा होगी। ये मतलब मुझे अपने नियम के मतलब जैसे हमारा नियम कहता है कि किसी भी प्लैनेट को अगर फेवरेबल केपी अगर सपोर्ट करता है तो उसकी स्ट्रेंथ, फेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और यदि वो अनफेवरेबल प्लैनेट है तो उसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो जैसे अब सूर्य है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर इसमें राहु एक ऐसा प्लान, सॉरी, सूर्य मंगल के नक्षत्र में है, के मंगल केतु के नक्षत्र में है, केतु के पास सूर्य है, मार्स के पास, मंगल के पास सूर्य नहीं है, मून, मून के पास सूर्य नहीं है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य की प्लैनेट होने के बाद मंगल और मून, मून जो है ना फेवरेबल की प्लैनेट है, केतु फेवरेबल की प्लैनेट है, इनका उपयोग हमें चाहिएगा, लेकिन साथ में सूर्य की सपोर्ट चाहिए।
तो अब हम अगर चलें तो जातक जो है जुपिटर की दशा में वीनस की भुक्ति में, जुपिटर की दशा में वीनस की भुक्ति में शादी के लिए सक्षम बालक है। आप देख सकते हैं यहाँ 21 वर्ष की आयु उसकी हो गई है। तो हम जुपिटर की दशा और वीनस की भुक्ति से हम उसका आकलन आरंभ कर सकते हैं। जुपिटर पहले दशा शादी देगी कि नहीं, और यदि दशा शादी नहीं देगी तो फिर हमें उसकी दूसरी दशा ढूंढनी पड़ेगी। ये इसका क्रम है। तो अब मैं आपको जुपिटर की दशा में आपको लेकर चलता हूं। तो जुपिटर जो है ना अनफेवरेबल की प्लैनेट है। जुपिटर शनि के नक्षत्र में है, शनि फेवरेबल की प्लैनेट है। शनि मरकरी के नक्षत्र में है, मरकरी भी के फेवरेबल की प्लैनेट है। कि मरकरी का सेकंड प्लैनेट जो है ना केतु फेवरेबल है। सैटर्न फिर से पुनः आ गया और मरकरी पुनः आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए, सैटर्न को जुपिटर देख रहा है। मैं आपकी सुविधा के लिए नेटल चार्ट खोल देता हूं ताकि आपको ये बात यहाँ पर क्लियर है। ये सैटर्न जुपिटर जो है ना नौवीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। मरकरी मरकरी का जो केतु रिप्रेजेंट मरकरी, ये केतु मरकरी के साइन में है और जुपिटर केतु को देख रहा है। तो केतु के माध्यम से मरकरी को जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा है। तो एक अनफेवरेबल प्लैनेट जब फेवरेबल मिक्स प्लैनेट को देखता है तो उसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। विशेष रूप से 8वें भाव का स्वामी 10वें में बैठा, 6ठे भाव का नक्षत्र है 6ठे और 12वें भाव का उपनक्षत्र है। तो जिसकी प्रतिकूल क्षमता अधिक है वो ग्रह इन सबको देख रहा है। दूसरी बात, जुपिटर के साथ जो है ना वीनस बैठा हुआ है। वीनस दूसरा प्रतिकूल ग्रह है, आपने पढ़ा हो। जुपिटर और वीनस दो हमारे पास प्रतिकूल ग्रह हैं। और राहु चूंकि जुपिटर की राशि में और राहु से वीनस से कंज्यूएट करता है, तो तीसरा जो है ना मिक्स प्लैनेट राहु है। तो ऐसी अवस्था में आप देख सकते हैं जुपिटर जो है ना शनि को भी प्रभावित कर रहा है। क्योंकि जुपिटर के साथ वीनस भी है तो इनडायरेक्टली वीनस भी प्रभावित करेगा। मरकरी को प्रभावित कर रहा है केतु के माध्यम से, और दोबारा से रिपीटेडली ये आ रहा है। तो जुपिटर की दशा जो है वो अपने आप में उतनी सक्षम नहीं है, वीक है। लेकिन चूंकि हमारी डेस्टिनी मजबूत है तो हम ये देखें तो हम इसमें से ये देखें कि कौन सा ग्रह जो सपोर्टिव प्लैनेट है जो इसकी अक्षमता को शादी देने के लिए करे। Tiwari ji, शनि sorry, Tiwari ji. You can that control B you can refresh. Even you change now that self-signification table of old general prosperity only there. You close the that self-signification and again open. this one, sir. Control, yeah, you click Control B now. Control B. Yeah, now it is changed to the event. Right, sir. It was the general. This was Yeah, showing that the the general. colors are now different now. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Sorry, sir. please, sir. Please carry on, sir. Yes. सर सर मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ सर। सैटर्न जो है ना उसके पास जुपिटर भी है, उसके पास राहु भी है। इसके बाद मरकरी को मैं आपको दिखाऊं, मरकरी के पास भी सैटर्न भी है। और चूंकि सैटर्न है तो केतु के माध्यम से जुपिटर भी है। क्योंकि केतु के पास जुपिटर है तो ऑब्वियसली मरकरी के पास भी जुपिटर है। तो ये अनफेवरेबल प्लैनेट इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने चार्ट से भी आपको दिखा दिया और सेल्फ सिग्निफिकेशन से भी आपको दिखाया। अब सवाल यह है, लेकिन अगर मान लिया हम थोड़ी सी देर के लिए माने कि जुपिटर चूंकि 11वें और 9वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी होकर 9वें का सब लॉर्ड है, और इसे शनि चूंकि फेवरेबल है और उसके बाद शनि 2 लेवल पर अगर आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में शनि की क्षमता को वृद्धि कर रहा है मरकरी। तो सैटर्न और मरकरी जो है ना फेवरेबल की प्लैनेट है। तीसरा हमें सूर्य चाहिए, सूर्य की सपोर्ट चाहिए। तो सैटर्न को सूर्य की सपोर्ट नहीं है, लेकिन मरकरी को सूर्य की सपोर्ट है। तो मरकरी जो है ना स्ट्रॉन्ग फेवरेबल की प्लैनेट है। इट्स रोल इज, इसका जो रोल है वो भुक्ति में हमको चाहिए। अब आप देखिए सैटर्न, आप देखिए सैटर्न के, अब जुपिटर में जुपिटर की भुक्ति अपने आप में सक्षम नहीं है। सैटर्न सैटर्न जुपिटर अनफेवरेबल की प्लैनेट है, 2 कंजिक्यूटिव लेवल पर यात्रा कर रहा है। मरकरी जुपिटर के नक्षत्र में है, प्लस सैटर्न जुपिटर के उप नक्षत्र में है।
फेवरेबल प्लैनेट जो है ना कमिंग रिपीटेडली, तो दैट इज वाई सैटर्न भुक्ति इज नॉट कम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट द मैरिज। मेरा मतलब, सॉरी मैं हिंदी में बोलूंगा, क्योंकि शनि को जुपिटर देख रहा है, केतु को जुपिटर देख रहा है, ये जुपिटर जो सब लोड पर है, तो रूलर लिंक फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे अवस्था में आप तिवारी तिवारी जी, एक जी जरा सा संदेह था, ये जुपिटर में जुपिटर भक्ति उतना सक्षम नहीं है क्या? सर जुपिटर में जो सर जुपिटर अपने आप सर इनकी क्षमताओं में कमी ला रहा है ना। जुपिटर की क्षमताओं में कमी ला रहा है। चलो ठीक। जुपिटर ओके सैटर्न भी कमी ला रहा है। ओके। मतलब जुपिटर अनफेवरेबल प्लैनेट इज पासिंग इट स्ट्रेंथ टू द सैटर्न, और ठीक। सैटर्न इज कमिंग रिपीटेडली। अच्छा ओके, ठीक है सर, ओके। ये जुपिटर जो है नौवीं दृष्टि से देख रहा है ना सर शनि को, करेक्ट करेक्ट सर। तो ये जुपिटर नौवीं दृष्टि से देख रहा है, और शनि रिपीटेडली है, शनि ही नक्षत्र है और शनि ही उपनक्षत्र है। तो रूरल जुपिटर लिंक, की जो रूरल क्षमता है लिंक, सर उसको रूरल। रिड्यूस कर रही है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना सर। हाँ ऐसे ठीक। देखिए यहाँ पर जुपिटर डबल आया हुआ है, जुपिटर जो है ना मरकरी का नक्षत्र भी जुपिटर है, और जुपिटर सब लोड है सैटर्न का। ये जुपिटर केतु को भी प्रभावित कर रहा है, केतु के माध्यम से मरकरी को प्रभावित कर रहा है, और यही जुपिटर शनि को भी प्रभावित कर रहा है। आप अभी पीछे देख करके आए हैं। और जुपिटर दशा लोड का अनफेवरेबल की प्लैनेट है, इसका रोल नहीं होना चाहिए, इसलिए सैटर्न भुक्ति कंपिटेंट नहीं है शादी की घटना को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है सर, ठीक। बुध, बुध भी शुक्र के नक्षत्र में, मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूं, सीधे सीधे आ जाऊं। बुध भी बृहस्पति के नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र में है, अतः मरकरी भी अपने आप में देने के लिए सक्षम नहीं। ठीक है सर। केतु, केतु जो है ना मून के नक्षत्र में है, केतु फेवरेबल है, मून फेवरेबल है, मून राहु के नक्षत्र में है, राहु इंडिविजुअली फेवरेबल है, लेकिन जुपिटर साथ में आ गया है। केतु फिर से पुनः आ गया और मून के नक्षत्र में है। लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि जुपिटर जो है ना अनफेवरेबल की प्लैनेट विच इज प्लेइंग एज ए टू ए लेवल, दिस इज एस्पेक्टिंग टू केतु, और दिस केतु इज प्लेइंग एज ए सब लोड, तो इसकी अक्षमता को कम कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में केतु भी अपने आप में वीकनेस लिए हुए है। दूसरी बात, ये मून जो है वीनस लिए हुए है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मून वीनस की राशि में है, तो वीनस इज इन सपोर्ट ऑफ द मून, तो दैट इज वाई मून इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय वीनस, केतु इज रिड्यूस्ड बाय जुपिटर, तो दैट इज वाई केतु इज नॉट कैपेबल टू एग्जीक्यूट द मैरिज। अगर कोई संशय है तो अभी पूछ सकते हैं आप। नहीं, क्लियर है सर। ठीक है सर। वीनस अनफेवरेबल प्लैनेट, 3 लेवल पर यात्रा कर रहा है। शनि केवल ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही वीक है। वीनस अपने ही स्टार में है, तो ऐसी अवस्था में जो है ना ये वीनस जो है ना दूसरे लेवल पर यात्रा नहीं कर सकता, या उसे वीक करता है, तो इसलिए वीनस अपने आप में पहले ही सिरे पर हम उसे नकार सकते हैं। आइए सूर्य, सूर्य मार्स हमने डेस्टिनी में पढ़ा था, सूर्य प्लस माइनस है, लेकिन हम सूर्य को वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। से थोड़ा सा आगे चले, लेकिन मुझे फिर से ये बात कहनी पड़ेगी, मार्स और चंद्रमा दोनों को सूर्य का सपोर्ट नहीं है। आपको ध्यान है ना, मून को यहाँ पर देख सकते हैं, मून को और मार्स को सूर्य का सपोर्ट नहीं है, लेकिन सूर्य ही अपने आप में देने में सक्षम है, इसलिए हम इसे वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इस केतु को मतलब जो है ना जुपिटर का सपोर्ट है, और मून, मून इज नॉट हैविंग जुपिटर इन सपोर्ट, तो इसलिए इसे हम वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी क्योंकि इसकी प्लैनेट फेवरेबल कौन सा था, सैटर्न, अच्छा सैटर्न भी इसमें नहीं है। मून, आगे मून भुक्ति है, मून भुक्ति में आ जाइए, तो मून राहु के नक्षत्र में है, राहु मरकरी के नक्षत्र में है, सैटर्न जो है ना उपनक्षत्र है, तो मून फेवरेबल है, लेकिन राहु जुपिटर के कारण वीक हो गया है। मरकरी जुपिटर की सपोर्ट है,
सैटर्न सैटर्न को जुपिटर की सपोर्ट है, तो ऐसी अवस्था में मून भी अपने आप में कमजोर हो जाता है। क्योंकि देखिए 8वें भाव का नक्षत्र है राहु, और छठे और 12वें की सपोर्ट से मिल रही है, तो एग्जीक्यूशन इज वीक। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। दूसरी बात, अगर हम इसमें देखें, मून को सन का सपोर्ट नहीं है, राहु राहु को सन का सपोर्ट नहीं है, सैटर्न सैटर्न को सन का सपोर्ट है। सैटर्न को सन, तो दो दो लेवल पर उसका सपोर्ट नहीं है। मार्स भुक्ति, मार्स भुक्ति 7वें फेवरेबल है, केतु फेवरेबल है, मून मून फेवरेबल है, मार्स फेवरेबल है और केतु फेवरेबल है। तो मार्स जो है ना अपने आप में 7वें और 11वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव के नक्षत्र में है। मून फेवरेबल है। हमें अब केवल एक सूर्य का मतलब जो है ना इसके साथ कनेक्शन अगर हम चेक करें, तो मार्स के पास सूर्य नहीं है, केतु के पास सूर्य नहीं है, मरकरी के, केतु के पास सूर्य है मरकरी के माध्यम से। मून के पास फिर पुनः सूर्य नहीं है, मार्स के पास फिर, यानी जो प्राइमरी केतु है उसकी सपोर्ट मार्स को नहीं है। ये वीकनेस हमको अपने दिमाग में रखना होगा। और अंतिम भुक्ति है राहु की। हम अगर इसे वेटिंग लिस्ट में रखें, तो अंतिम भुक्ति है राहु की। राहु मरकरी के, और मरकरी चूंकि जुपिटर के नक्षत्र में है, जुपिटर अनफेवरेबल की प्लैनेट है, ये जुपिटर राहु को सपोर्ट कर रहा है, तो राहु भुक्ति अपने आप में देने में सक्षम नहीं है। तो क्या हम ये कहें कि जुपिटर की दशा में केवल सन और मंगल की भुक्ति शादी दे सकती है? लेकिन जातक के अनुसार, अब मैं आप अपने पॉइंट पर आपको ले आता हूं, जातक के अनुसार इस जातक की शादी जुपिटर की दशा में और राहु की भुक्ति में हुई। इस जातक की शादी, 1 मिनट, हाँ, 7 सितंबर 1914 को जुपिटर राहु और मरकरी में उसकी शादी हुई है। तो यदि राहु में जुपिटर की दशा में और राहु की भुक्ति में शादी हुई है, और वो जुपिटर जो है ना, वीनस जो है ना, जुपिटर और वीनस अनफेवरेबल की प्लैनेट है, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में राहु भुक्ति शादी नहीं दे सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे कहने का जो आशय है, जुपिटर अनफेवरेबल है, वीनस अनफेवरेबल है, वीनस अपने नक्षत्र में है, 3 लगातार लेवल अनफेवरेबल प्लैनेट हैं, तो ऐसी अवस्था में राहु अनफेवरेबल यानी वीक भुक्ति है, और वीक भुक्ति में शादी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो दिया हुआ समय है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता है। इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे मुझे केवल आपको ये बताना था कि हम इस रास्ते से जो है ना, चूंकि हमें आकलन करना आता है, तो हम इस रास्ते से आकलन करें। अगर जुपिटर को हम शादी देने की क्षमता में माने, तो देखिए सन में सैटर्न नहीं है, जो दशा लोड का फेवरेबल की प्लेनेट है। सैटर्न 2 बार आया है, सैटर्न नहीं है, मरकरी नहीं है, मरकरी भी मतलब जो है ना प्राइमरी लेवल पर नहीं है। दूसरी बात, मार्स में भी सैटर्न नहीं है और मरकरी का रोल नहीं है, केतु का रोल है, आप देख सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में सन और मार्स दोनों बिना मतलब प्राइम दशा स्वामी के फेवरेबल की प्लैनेट की अनुपस्थिति में है, तो ये दोनों तब तक सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी प्लेनेटरी इंटरलिंक का नियम कहता है कि जब तक आपस में इनका संबंध नहीं होगा, तब तक दशा का फेवरेबल रूलिंग प्लैनेट अगर भुक्ति में काम नहीं करेगा, तो भुक्ति के साथ उसका संबंध नहीं होगा, वो भुक्ति उसको शादी नहीं देगी। तो अब हमें, अगर उसका भुक्ति लोड है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो राहु मरकरी के नक्षत्र में है, मरकरी फेवरेबल है, वीनस अनफेवरेबल है। इसका मतलब ये है कि यदि हमें वीनस को हम फेवरेबल करें, तो राहु की भुक्ति फेवरेबल हो जाएगी। इसमें ये हम अगर इसका सबलोड अगर मतलब जो है ना, जैसे 6 8 4 8 12 और 1 और 4, ये चौथा भाव जो है ना इसको ले जा करके कंप्लीटली फेवरेबल कर रहा है। तो हम देखिए, हम 1 मिनट,
सातवें भाव का उपनक्षत्र सन है। यदि हम सन से पहले समय अगर कर दें तो सन की जगह वीनस आ जाए, वीनस के बाद सन आएगा ना सर। अगर हम इस सन को वीनस सब लोड कर दें तो वीनस जो है ना पहले छठे आठवें भाव का इनके साथ होने के साथ साथ ये सातवें भाव का उपनक्षत्र हो जाएगा। तो चूंकि पहले और सातवें भाव का उपनक्षत्र होने के नाते इसकी ये ओब्स्टेकल के बाद यानी परेशानियों के बावजूद भी ये अंतिम रूप से सक्षम हो जाएगा। दूसरी बात, इस वीनस को इस वीनस को सपोर्ट मिलेगी फेवरेबल प्लैनेट की, मून की। इसको मून की सपोर्ट मिल जाएगी। साथ में सैटर्न जो है ना, आप देखिए ये जो है ना दशा स्वामी का फेवरेबल की प्लैनेट है और मरकरी फेवरेबल की प्लैनेट है। तो अगर हम इस समय को कम करें, उतना कम करें जितने में ये सूर्य जो है वीनस नक्षत्र हो जाए। चूंकि मरकरी है तो हम इसे 2 मिनट 3 मिनट करके, ऐसे करके 2-2 मिनट या 1-1 मिनट करके हम इसे कम कर सकते हैं। तो चूंकि मैं अब थोड़ा सा समय कम मतलब थोड़ा समय बचाना चाहता हूँ तो मैं सीधे इसे 3 मिनट घटा देता हूँ। बार है 57। आप देख सकते हैं अब शुक्र जो है सातवें भाव का उपनक्षत्र हो गया 3 मिनट का समय कम करने पर। इसके अलावा वीनस जो है ना पहले दूसरे और सातवें भाव का उपनक्षत्र होने हो गया है। तो 1 2 4 7 भाव का उपनक्षत्र है तो इसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को ये कम कर रहा है। तो इस स्थिति में वीनस प्राइमरी केपी हो गया बजाय सूर्य के। दूसरा अंतर क्या आया है, मंगल जो फेवरेबल की प्लैनेट था, मंगल 7 12 और 11 का, सातवें भाव का और 12वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा था, वो छठे और आठवें भाव का उपनक्षत्र हो गया है। तो मतलब मंगल जो है उसमें कमी आ गई है। ये छठे भाव का उपनक्षत्र आपको ध्यान होगा जुपिटर 6 9 12 का उपनक्षत्र था, वो जुपिटर अब 9 और 11 का उपनक्षत्र हो गया है। यानी इसमें से अनफेवरेबल स्ट्रेंथ इसकी चली गई है। अब यहां से भी मैं आपको संक्षिप्त में यहीं से दिखाता हूं। देखिए केतु 5वें भाव में बैठा था, ज्यों का त्यों है। मरकरी 10वें और 11वें भाव का उपनक्षत्र था, 10वें और 11वें भाव का उपनक्षत्र था, अब 10वें का रह गया है। लेकिन दूसरे 5वें भाव का स्वामी होकर 10वें में बैठा है। 7वें भाव का नक्षत्र है और 10वें भाव का है, तो मरकरी मिक्स प्लैनेट हो गया, वीनस मिक्स प्लैनेट हो गया। अनफेवरेबल स्ट्रेंथ जो है ना इसमें फेवरेबल स्ट्रेंथ आ गई, तो अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को इसने रिड्यूस कर दिया। क्योंकि 1 2 7 जो है ये फेवरेबल हाउस ग्रुपिंग है, तो फाइनली वो फेवरेबल हाउस ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है, तो इसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। दूसरी बात सन, हाँ मैं ये बात और भी क्लियर कर दूं, अगर ये बजाय सेकंड लेवल के अगर ये थर्ड लेवल पर अगर वर्क करेगा तो ज्यादा फिर अनुकूल होगा बेमुकाबले इसके कि ये सेकंड लेवल पर वर्क करे। सूर्य चौथे 9वें भाव का स्वामी है, इसके 7वें भाव की जो सब लॉर्डशिप है वो वीनस को चली गई। मून 3 5 1 5 9 का मतलब जो है रह गया है, ये 12वें भाव ने 3 5 1 5 9 ये फेवरेबल है, अभी भी फेवरेबल है, लेकिन इसका कुछ चला गया। मार्स जो है ना 7 12 और 11 का, 7वें भाव का स्वामी 11वें में बैठा है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी 6 और 8 का उपनक्षत्र है, तो मार्स जो है अनफेवरेबल हो गया है। राहु प्लस माइनस है, जुपिटर की सपोर्ट है, तो ये अभी भी चूंकि छठे 10वें भाव का नक्षत्र होकर 12वें भाव का उपनक्षत्र है, तो मिक्स प्लैनेट है। 6 10 और 12 जो है ना मिलकर के ये अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, लेकिन 11वें भाव में चूंकि बैठा हुआ है, 11वें से कनेक्टेड है, तो हम इसे प्लस माइनस की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जुपिटर अनुकूल ग्रह हो गया है, मतलब जो है ना 10 8वें 10वें भाव का स्वामी है,
8वें भाव का स्वामी 10वें में बैठा है, 11वें भाव का स्वामी 10वें में, लेकिन 9 और 11 का उपनक्षत्र है। तो 11वें भाव को सपोर्ट मिल रही है, 8वें और 10वें भाव को फाइनली सपोर्ट नहीं मिली। शनि 9 10 7 3 11 5, शनि अभी भी अनुकूल ग्रह है। मरकरी मिक्स हो गया है, 10वां भाव है, लेकिन फिर भी हम चूंकि 8 और 6 8 12 नहीं है, तो ऐसी अवस्था में से हम कंप्लीटली अनफेवरेबल नहीं कह सकते हैं। ये प्लस माइनस है, लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। दूसरा, पांचवा और 7वें भाव का नक्षत्र है, ये 7वें भाव का नक्षत्र स्वामी है। तो इस तरह से आपने देखा। अब हम अगर इसकी डेस्टिनी पढ़ें, तो चूंकि वीनस अपने आप में है और सैटर्न फेवरेबल की प्लैनेट है, तो फेवरेबल जो है ना, फेवरेबल की प्लैनेट सैटर्न यहाँ पर सबलोड है। और इस सैटर्न के मरकरी जो है ना, इसको फर्दर सपोर्ट करता है फेवरेबल। तो हम कह सकते हैं कि डेस्टिनी जो है वो शादी के लिए प्रॉमिस करती है, मना नहीं करती। थोड़ी हर्डल है, थोड़ी प्रॉब्लम है, हो सकती है। क्योंकि 8वां भाव है, तो शादी थोड़ी देर से हो सकती है, बजाय अप्रोप्रिएट एज के, बजाय 21 या 23 साल के थोड़ा लेट हो सकती है। इसके सैटर्न और मरकरी फेवरेबल की प्लैनेट है, वीनस जो है ना वो सपोर्टिव की प्लैनेट है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वीनस चूंकि इसमें अनफेवरेबल, ये मिक्स्ड की प्लैनेट है, तो इट शुड नॉट प्ले एट द सेकंड लेवल। राइट सर। अब हम इस दशा में आ जाएं। जुपिटर की दशा है, जुपिटर फेवरेबल है, सैटर्न फेवरेबल है, दोबारा फिर सैटर्न फेवरेबल है। तो जुपिटर की दशा अब अपने आप में सपोर्ट करती है। यही जुपिटर सैटर्न को सपोर्ट कर रहा है, तो 5 के साथ 9 और 11 की सपोर्ट और मिल गई है इसको। दूसरी बात, मरकरी, मरकरी जो है ना सैटर्न के साइन में है। एक मिनट में वो खोल दूं जरा, नहीं सॉरी गलत बोला, फ्लो चार्ट। ये मरकरी सैटर्न के साइन में है, तो सैटर्न की सपोर्ट मरकरी को है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जुपिटर अपने आप में फेवरेबल जो है ना दशा है। जो जुपिटर का जो वीनस जो है ना जुपिटर के साइन में बैठा हुआ है। आप जुपिटर यानी वीनस जो है ना, जो प्राइमरी की प्लैनेट है, वो जुपिटर के साइन में है। तो इस तरह से जुपिटर, सैटर्न और मरकरी तीनों, और वीनस तीनों का सपोर्ट यहाँ पर मिल गया, जो हमारे डेस्टिनी प्लैनेट के केपी हैं। राइट सर। अब हम इसमें सैटर्न और मरकरी का जो है ना हमें मतलब जो है ना सपोर्ट चाहिए, साथ में जुपिटर का सपोर्ट चाहिए। अगर मैं सीधे सीधे अब आपको राहु पर ले आता हूँ, क्योंकि अब हमें मालूम है राहु की दशा में तो क्या राहु की दशा भुक्ति जो है वो सपोर्ट करती है। तो राहु चूंकि जुपिटर के साइन में है, तो जुपिटर इज सपोर्टिंग। दूसरी बात, 11th लॉर्ड, 11th ऑक्यूपेंट है, प्लस माइनस होने के बावजूद भी सोर्स जो है वो 11th हाउस है। मरकरी के नक्षत्र में है, मरकरी फेवरेबल है, मरकरी को केतु भी सपोर्ट कर रहा है, पुनः जुपिटर आ गया है, और वीनस प्राइमरी केपी जो है ना ये एज ए सब लोड प्ले कर रहा है। और ये वीनस जो है ना राहु को सपोर्ट कर रहा है थ्रू जुपिटर। दूसरी बात, राहु इनडायरेक्टली कंजाइंड विद द वीनस, राहु अप्रत्यक्ष रूप से वीनस से युति रखता है। तो इस तरह से राहु भुक्ति जो है सक्षम है शादी देने के लिए। मैं अगर आप चाहें तो मैं इसको एक एक करके भी मतलब जो है ना सर आपको कर सकता हूँ। लेकिन इस सैटर्न मरकरी के नक्षत्र में है, जुपिटर के नक्षत्र, जुपिटर 2 बार आया हुआ है, और सैटर्न इसमें वीनस मिसिंग है। अगर आप देखेंगे तो राहु में वीनस प्राइमरी केपी जो है वो सेल्फ प्ले कर रहा है, खुद में यात्रा कर रहा है। तो इसलिए राहु सबसे ज्यादा सक्षम की प्लेनेट है। तो मैरिज जो है वो जुपिटर की दशा और राहु की भुक्ति में हुई, और मरकरी के अंतरा में हुई। आप देखिए राहु जो भुक्ति है उसका फेवरेबल की प्लेनेट मरकरी है। तो मरकरी है और जुपिटर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो मरकरी इन द स्टार ऑफ जुपिटर, सैटर्न इज favorable KP of the Dasha Lord, and this Dasha Lord itself is playing as a star lord and sub lord of the Mercury. So you can see this Mercury has given him. So this is the difference. How, sorry, यही अंतर है। आप देख सकते हैं केवल 3 मिनट के अंतर ने भुक्ति का जो
सिलेक्शन है उसको चेंज कर दिया है। पहले भुक्ति या तो सूर्य और मार्स की थी। सूर्य और मार्स में भी सूर्य जो है ना ज्यादा पावरफुल था मुकाबले इसके। अब अगर आप देखेंगे तो सूर्य मार्स के नक्षत्र में है, छठे और आठवें भाव का नक्षत्र है, तो सूर्य शादी नहीं दे सकता है। मार्स, मंगल अपने आप में छठे और आठवें भाव का स्वामी है, और ये मंगल जो है केतु के नक्षत्र में है, और मार्स के पुनः फिर नक्षत्र में है, तो ये मार्स भी अनफेवरेबल हो गया है। ठीक है सर, मैं आपको हाइड करके इसे दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसमें, तो राहु, जुपिटर की दशा, राहु की भुक्ति और मरकरी की अंतरा ने उस बच्ची को शादी दिया। अ, शादी की डेट है इधर गया जी, 1 मिनट, शादी की डेट है 7/9/14। शादी की डेट है 7/9/14। वीनस, सॉरी ये नहीं, जुपिटर दशा, राहु भुक्ति, वीनस अंतरा, वीनस अंतरा में 7/9/14। नहीं, मेरे वीनस नहीं सर, मरकरी अंतरा, सॉरी, मरकरी अंतरा सात अपने नौ चौदह जुपिटर के राहु बाद का है ना, केतु सूक्ष्म। जी जुपिटर सर। राहु मरकरी में ना हुई है। जी जुपिटर राहु मरकरी में हुई है, वीनस का तो कहीं पर है ही नहीं इसमें। सर, जुपिटर के साइन में वीनस है ना सर। नहीं नहीं, सही है, लेकिन अभी अभी जैसा शादी का डेट बताया जी उसके हिसाब से जुपिटर राहु मरकरी हुई है ना। हाँ सर। वीनस में नहीं होने का वजह कुछ 4/8/12 का, 6/8/12 का वजह है। नहीं, 7/9/14 सर, केतु के सूक्ष्म में सर, केतु भी सर अपने आप में फेवरेबल है ना। फिफ्थ, फिफ्थ ये मून फेवरेबल है सर, राहु के नक्षत्र में फेवरेबल है, केतु के ठीक है तो नक्षत्र में है। सर लेकिन वीनस अपने आप में सर, ये 4/8/12 का सर वीकनेस है ना सर उसमें। उस वजह से वीनस सीएसएफ हाँ होने के बावजूद भी 4/8/12 का है, इस वजह से। हाँ सर, और ये इसीलिए सब लेवल पर प्ले कर सकता है सर, सेकंड लेवल पर प्ले नहीं कर सकता। वीनस में वीनस सेकंड लेवल पर प्ले कर रहा है ना सर। राइट, सही बात है। ठीक है दिस इज द रीजन। ठीक है ठीक आप देखिए, केवल केवल राहु है जिसमें वीनस एज ए सबलोड प्ले कर रहा है, आउट ऑफ दिस 9 प्लैनेट। है। 9 के 9 ग्रहों में से केवल राहु है जिसमें वीनस के नक्षत्र उप नक्षत्र में है, इसलिए राहु इज कैपेबल टू गिव द मैरिज। ठीक है सर, ठीक। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, ठीक मैं है। समझता हूँ ये आपके लिए। ठीक है, गुड चैट सर। सर ठीक है। अब सर मेरे पास लगभग लगभग 20-25 मिनट है सर। दूसरा चार्ट शेयर करूं तो सर उसमें बहुत समय लगेगा। ठीक है सर, फंडामेंटल एक आपने क्लियर कर दिया है। दूसरा चार्ट चाहे तो एक्सरसाइज में ले सकते हैं हम लोग बाद में। न- फिर भी यदि आप मतलब जो है ना कोई अगर संदेह नहीं, है आप आप ऐसा पूछें। कीजिए ना, दूसरा चार्ट में डिस्कस करें, डिटेल्स दे दीजिएगा ताकि हम लोग देख सके उसमें क्या क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये मैं कर सकता हूँ। आप ये डिटेल दे दीजिए, जो है डेट ना ऑफ आप, बर्थ दे दीजिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो चार्ट है एक्सरसाइज की तरह से देख सकते हैं हम लोग अलग से। मैं समझ गया हूँ सर। सर मैं इसमें डिटेल नोट करवाऊँ आपको कि क्या क्या करूँ बताइए नहीं, जैसे। ऐसे कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख सकते हैं तो बेटर है। सर वो अच्छा ठीक है सर, मैं उसकी कॉपी ग्रुप आपको। में डिटेल दे दीजिएगा तो हम लोग एक्सरसाइज के रूप में देखेंगे। ठीक बाद है में सर, अगर जरूरत पड़ा तो ग्रुप में चैट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है सर। इसमें सर एक चार्ट जो है ना सर, ऑलरेडी इसी ग्रुप में ऑलरेडी जो आप ये ईपीएस हिंदी का कोर्स है सर, इसमें एक केस मैंने पहले डाला हुआ है जिसमें मैंने उसका जो नेटिव है उसने उस बात को वेरीफाई किया है, जो टाइम मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया था तो उसमें दिया हुआ समय है, और उसका जो करेक्टेड समय है दोनों मैंने उसमें दिए हैं। ये इसी ग्रुप में है, ऊपर आप देख लीजिएगा। एक और दूसरा मैं ये आपको शेयर कर दूंगा कल। दूसरा शेयर कर दीजिए ताकि तुरंत देख ठीक, सकें। ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो अभी समय तो कम ही, इसलिए डिस्कस नहीं भी कर पाए तो हम लोग एक्सरसाइज में ले सकते हैं। हाँ सर, मुझे वो सर फिर भी आपको उसी तरह से ले जाना पड़ेगा, मतलब जो है ना और कोई बात नहीं थी। ठीक केवल यही एक मेरे मन में मतलब जो है है। ना दुविधा है। इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप दे दीजिए ग्रुप में तो मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट से
अ, 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 हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है सर। ये सर आप देख रहे होंगे, दूसरा चार्ट है सर ये। ठीक है सर। हाँ, तो ये इस अब आपके इसमें वीडियो में भी आ जाएगा, और मैं इसे एज इट इज ही कर दूंगा सर। इसका दिया हुआ टाइम जो है ना सर, 2:35 पर है। ओके। ठीक है सर। और इसमें जो चीज मैं आपको, उसकी दो चीजें आपको शेयर कर दूंगा। ये डेट ऑफ आपको उसमें ईपीएस ग्रुप में है, ये हसुमती वत्स का पूछा हुआ सवाल है, जिसका मैंने आंसर दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। ये हसुमती वत्स ने पूछा था ईपीएस अपने ग्रुप में, मेन ग्रुप में। ओके। उसके हस्बैंड की जॉब छूट गई है अभी, जुपिटर हाँ जुपिटर। हाँ हाँ हाँ, एक आई थी हाँ। ठीक है ना सर। हाँ। तो वो मैंने उसमें डिस्कस करके उनको भेज दिया था। ये मैं आपको मतलब जो है शेयर कर दूंगा। मैं एक्चुअल में इसे इन इन राइटिंग मैनर में सर मैं देना चाहता था कि क्यों मतलब जो है इस तरह से आया, क्योंकि उसमें ओके। मैंने बहुत छोटा सा करके दिया था। इसलिए मैंने सर उसमें मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। अब मैं इसे कल आराम से पूरा कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास क्लास का बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है ठीक क्षमा है। कीजिएगा सर। नहीं दिक्कत, इसमें कोई बात नहीं। आप जो भी एनालिसिस किया है ना, उसको नॉर्मल जैसा भेजते हैं उस जी तरह जी। से रख दीजिए, तो हम लोग उसको भी एक काउंटर चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर जॉब के विषय में। हाँ नहीं सर, वो इसमें आपको मिलेगा सर। मैं मतलब जैसे मैं इसीलिए मैंने आपको बोला सर, जैसे इस एक चार्ट में टाइमिंग ऑफ डेट ऑफ मैरिज वगैरह कर दीजिए तो फिर। वो सब मैं शेयर कर, उसमें सर ऑलरेडी उन्होंने भी शेयर किया हुआ है। अच्छा। आप चाहें तो मैं इसमें भी शेयर कर दूंगा आप सर। इसमें शेयर कर दीजिए बेटर। जी जी, मैं कर दूंगा उसमें। ओके। चलिए। एक मिनट में आप ठीक है सर, बहुत अच्छा चार्ट लिए, अच्छा दिए मटेरियल, हम लोग इसको देख सकते हैं। Shivaji, you can share in the WhatsApp group, not now, because it is going to be public, na? नहीं, So, दैट वाज शेयर सर इन दिस ग्रुप ओनली। yeah, रीजन you can share all the details in the group only so that they can इज work and they can discuss. Because this video is going to be on public. Why you have to share their private details? ओके सर, आई विल डू इट सर, नो प्रॉब्लम। Correct, आई no, विल sir? डू इट। Not on the YouTube मेन ग्रुप। now. Yeah, not on the main group and also not now on the live आफ्टर video. रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप नो। Recording is going on, no? So because we will be telecast, it will be या published to public. ओके राइट। सर, आई विल सर, आई विल पोस्ट द रिक्वायर्ड Yeah, so डिटेल्स only देयर, the students of so this that we CD may come course to the and conclusion main how group, to they make can this. work. Yes. That will be good, better. राइट सर, दैट्स गुड थिंग। Yes, yes, sir. So and Tiwarji has taken 10 days of sessions. Whatever best within 10 days he can do, he has done his level best, and we have to appreciate him. And he has done very well. यस सर, Uh, यस सर। Correct. No, so करेक्ट this is the करेक्ट। first time he is taking also. No, so it will take some time for him to further improve, and he will do it. He already done well, and he will do further well. And 10 days, whatever best we can take, only he has done. Correct, sir. We cannot take everything. I think they should have given some confidence with some other students in the followers and also Many Tiwari. independently has taken the classes, that is more than enough, right? Sorry, sir. Independently has taken everything, no? The class Correct, correct, plus correct. one. And Correct, that your sir. first Correct, time, no? sir. That your first time, no? Yes, sir. Yeah, Yes. yes, sir. Yes, sir. But So, it is with the blessing of the Guru, sir. He is sitting, sir, on my head. That is, I am able to do sir, this thing. sir, always Guru's blessings will be there, whether Yes, sir. Yes. But sir, मतलब sir, you can sir feel it. कि if there is something wrong, sir, I am doing something wrong, तो sir he is correcting me, immediately. correct, तो sir, correct, मतलब correct. my phrase is also there, sir. कि no wrong should be passed. Whether correct is going or not, this is not the Yeah, basic thing. But wrong should not be passed. correct, This correct. must be sir careful. Yes. एनी हाउ, मुझे हिंदी में कहना चाहिए, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे 10 क्लासों के लिए चुना और मुझे सहयोग दिया इसके लिए। मैं जहां तक कर सकता था, मुझे जितनी समझ थी, अपने गुरु के सानिध्य में मैं इसे कर पाया।
ये केवल बहुत उनकी बहुत खूब है आपकी सर। सपोर्ट के साथ है केवल। बहुत खूब। आप मेरा हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए जो आपने। आप मेरा बहुत बहुत भीतर से आभार स्वीकार करें। और मैं आदित्य जी से अनुरोध करूं तो अब वो रिकॉर्डिंग को। सही। Thank you, धन्यवाद sir. सर। Thank you, Thank Tiwari you, ji. Thank sir. you, sir. Good luck. Thank you, Pandit ji. Thank you, everyone. Thank you so much, Tiwari ji, again. थैंक Thank यू you सर। so much. मेनी मेनी थैंक्स। Thank you, Thanks, sir. thanks for everyone to join. Yes, sir. Thanks, sir.